एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, मतलब क्या है कि क्या क्या कंडक्ट्स होंगे, कैसा मैनर होगा, उसको कैसे हम जो पूरी प्रोसीडिंग होगी उसको कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी उनका मैटर होगा, जब वो कोर्ट मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे, कोर्ट में नहीं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जब लेके जाएंगे तो उसका पूरा मैनर कैसा होगा, कंडक्ट कैसा होगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे उसमें। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पूरा जो हमारा कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है ये कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट होता है, और हम आज इसके कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है उसका हम सेक्शन 18 से लेके हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 तक। ओके, सो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिरकार इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, किस सेक्शन से, और कहाँ खत्म होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 to 27 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है उसके उसमें ये जो पूरा एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, उसमें ये सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 27 तक वो जो हमारा पूरा ये जो सेक्शन है डील करता है कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ओके, तो it deals with the conduct of the arbitral proceedings. As obvious, the act provides that in the arbitral proceedings all the parties to be treated with equality and they should be given reasonable opportunity to present their case. तो ये सेक्शन 18 में बताता है कि जो पार्टीज हैं उनको क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, किसी को मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि जो कि थोड़ा सा वो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइनेंशियली कम स्टेबल है, दूसरा फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल है, तो क्या आप उसमें क्या इनइक्वालिटी दिखाओगे? नहीं, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसमें जो एक जिसके पास जो फाइनेंशियली कम स्टेबल है उसको जैसे सुना जाएगा, उसको जैसे जो भी उसका मैटर है या फिर जैसे डील किया जाएगा, सेम वैसे ही जो फाइनेंशियली स्टेबल है उसका भी वैसे ही डील किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल तरीके से इक्वालिटी के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक, एंड दे शुड बी हर्ड and they should be given reasonable opportunity to present their case, और उनको reasonable opportunity दिया जाएगा दोनों को कि आप अपना केस जो है वो प्रेजेंट करिए। ठीक है, आप अपना जो डिस्प्यूट जो आप लेके आए हैं आप उसके बताइए आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, जो दूसरा पार्टी होगा उसको बोलेंगे कि आपकी क्या दिक्कत है, आप वो बताइए। तो दोनों को क्या किया जाएगा, रीजनेबली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके दोनों को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी में देखें तो हम देखते हैं कि नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसमें दिया नहीं रहता है कि ऑडियो अल्टरम पार्टम, मतलब दोनों पार्टीज को हर्ट किया जाना चाहिए, सुनना चाहिए। करेक्ट, तो इसीलिए इक्वालिटी का अगर हम यहाँ पे देखें एज अ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि दोनों ही पार्टीज को इक्वली ट्रीट करे किसी भी सेंस में। ठीक है, अगर उनको सुनना है तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को सुन लिया दूसरे को सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, this means that the arbitral tribunal are bound to act independently and without bias. तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा वो यहाँ पे क्या करेगा कि वो क्या होगा, वो बाउंड होगा एक तरीके से। ये मैंडेटरी बता रहे हैं हमें, ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी इन नेचर है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ऑटोनमस होगा, वो किसी की तरफ नहीं होगा। ठीक है, वो जो भी डिसीजन लेगा वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगा एंड विदाउट एनी बायस। ठीक है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वो किसी पार्टी को जान रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसके फेवर में डिसीजन पास कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, दे आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोई भी मिसकंडक्ट जो है वो उनके उसमें आचरण जो जिसे हम बोलते हैं वो उनका आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिसकंडक्ट के लिए वो गिल्टी नहीं होने चाहिए। दे आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अब पार्टीज है ही नहीं फिर भी उनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पार्टीज प्रेजेंट रहेंगी तो ही उनका डिस्प्यूट जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक, द मेन रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर, क्या क्या मेन रूल्स हैं इनके बारे में हम अब धीरे धीरे सेक्शंस वाइज डिस्कस करेंगे। पहला रूल है डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, डिटरमाइन करना रूल्स ऑफ प्रोसीजर को। ठीक है, सेक्शन 19 में उसके बारे में बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19(1) द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द CPC, दैट इज सिविल
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा सेक्शन 19 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो सीपीसी से, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और इंडियन एविडेंस एक्ट से वो बाउंड नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैटर्स आते हैं, जो केसेस आते हैं, जो कि एड्रेस किए जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा और सीपीसी के द्वारा, मेनली अगर हम देखें सीपीसी तो सिविल मैटर से ही डील करती है, बट यहाँ पे भी जो केसेस आते हैं वो मोर ऑफ अ क्रिमिनल इन नेचर होते हैं। सेम इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें अगर बात की गई है एविडेंस के बारे में, तो वो एविडेंस कौन से एविडेंसेस है, वो मोर ऑफ अ क्रिमिनल इन नेचर के ही बारे में बात की गई है। ठीक है, अब मान लीजिए डाउरी डेथ हो गया, डाउरी डेथ हो गया, डेथ क्या है, आता है आईपीसी में, उसका पूरा पनिशमेंट है ना। तो अब जैसे कि डाउरी डेथ हो गया, या फिर आपका जो एक और एग्जाम्पल था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ, तो उसके बारे में जो कि जो जिसको जला देते हैं और मार देते हैं, मतलब मोर ऑफ बोल सकते हैं कि क्रिमिनल इन नेचर ही यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं या केसेस जो होते हैं आते हैं। लेकिन हम जब आर्बिट्रेशन की बात करते हैं या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो बहुत ही इनसे माइनर केसेस रहते हैं। ठीक है, वो क्रिमिनल नेचर के नहीं होते हैं, रादर देन दे आर मोर ऑफ अ सिविल नेचर के रहते हैं, जो कि डिस्प्यूट जो होते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं आपसी सहमति में। ठीक है, दूसरा क्या है, सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू दिस पार्ट द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो पार्टीज हैं वो क्या है, फ्री है यहाँ पे कि वो डिटरमाइन कर सकती हैं जो प्रोसीजर है उनके कंडक्ट के लिए। ठीक है, जो भी उनका प्रोसीजर होगा, उसका मैनर कैसा होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, वो उनके पास इतनी पावर है कि वो डिसाइड कर सकती हैं खुद से। पार्टीज कैन डिसाइड द रूल थ्रू एन एग्रीमेंट। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, अब दोनों पार्टीज है, वो उसने बोल दिया कि हाँ ओरली बोल दिया कि ऐसा करेंगे हम, दूसरा बोल दिया ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपरली एक एग्रीमेंट वो लोग बनाएंगे। ठीक है, और उस एग्रीमेंट में वो पूरा रूल्स, पूरा सब कुछ अपना मेंशन किए रहेंगे, जिससे कि उन्हें गवर्न किया जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस रूल्स, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो क्या करेगा, इन रूल्स को फॉलो करेगा जो कि पार्टीज ने डिसाइड किया है। ठीक, सब क्लॉज 3 कहता है, सबसेक्शन 3 सॉरी, इफ द पार्टीज फेल टू डिटरमाइन द रूल ऑफ प्रोसीजर, अगर पार्टीज जो हैं वो नहीं डिसाइड कर पा रही हैं कि उनका क्या क्या रूल्स होंगे जिसके तहत उनकी प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग बाय सच मेथड्स व्हिच इट थिंक्स फिट। तब क्या होगा, जो आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा, वो जैसा उसको सही लगेगा उसके हिसाब से वो फिर डिसाइड करेगा रूल्स, और उनके अकॉर्डिंग वो चलेगा। ओके, सबसेक्शन 4 कहता है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैव द पावर टू डिटरमाइन द एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी यहाँ पे बात करें हम एविडेंस के कंडक्ट्स में, इंडियन एविडेंस जो एक्ट है उसके थ्रू बता रहे एडमिसिबिलिटी, मतलब एक्सेप्टेंस। कोई भी जो मतलब मान लीजिए कोई भी फैक्ट हो गया, तो उसको कैसे हम दिखाएं, ठीक है, कैसे बताया जाए कि ये यहाँ पे ऐसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर रेलेवेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस फैक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे केस में। ठीक, मटेरियलिटी, कोई भी जो फैक्ट है, ठीक है, उस फैक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक, एंड वेट ऑफ एनी एविडेंस, या फिर जो कोई भी एविडेंस होगा उसका वेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता है, आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो डिटरमाइन कर सकता है एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंस एंड मटेरियलिटी एंड वेटेज ऑफ द एविडेंस। ठीक है, वेटेज ऑफ द जो भी फैक्ट्स हैं उनके। ठीक, तो ये पूरा हमारा जो सेक्शन 19 है वो हमें बताता है। बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 20 पे आते हैं। सेक्शन 20 ये दूसरा हमारा कंडक्ट है। ठीक है, दूसरा मैनर है जिससे कि हम अपना प्रोसीडिंग जो है वो हम कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में। प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन, सेक्शन 20 बात करता है प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, द फर्स्ट राइट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द पार्टीज। अब जो पहला जो राइट है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नहीं दिया गया है, रादर देन वो पार्टीज को दी गई है कि आप क्या है सक्षम हैं, आप क्या है इंडिपेंडेंट है कि आप अपना प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं। द पार्टीज कैन डिटरमाइन द प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन, कहाँ पे
किस जगह पे उनका पूरा प्रोसीडिंग चलेगा, ठीक है, किस जगह पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा वहां पे उनकी प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, वो सब पार्टीज के ऊपर है, वो डिसाइड कर सकती हैं। सबसेक्शन 2 कहता है द पार्टीज फेल टू डू सो, लेकिन यहाँ पे अगर पार्टीज जो हैं वो नहीं कर पाती, इन केस वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्हें कहाँ अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है, देन द प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन, ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। बट यहाँ पे वो क्या देखेंगे, कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज भी देखेंगे कि क्या पार्टीज जो है उनके कन्वीनियंस में क्या उन्हें सही लग रहा है, क्या वो जैसे कि मान लीजिए कि कोई यूपी में है, ठीक है, और मान लीजिए कि कोई कहाँ पे अपना एमपी में है, तो मान लीजिए बीच का कोई ऐसा प्लेस चुनते हैं जहां पे दोनों के लिए फिजिबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई भी जम्मू कश्मीर में चला गया तो कोई अब साउथ इंडिया में आके कोई भी सिटी में, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होगा वो अगर डिसाइड करेंगे तो वो कन्वीनियंस देखेंगे पार्टीज की कि वो कहाँ पे उनको सही लग रहा है, कैसे उनके कन्वीनियंस के हिसाब से ही वो प्लेस जो है वो डिसाइड करेंगे। अदरवाइज सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टीज होती हैं उनके पास ये पावर है कि वो अपना डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व किया जाएगा, किस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, वो डिसाइड कर सकती हैं, ठीक। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, मतलब डिस्पाइट सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे unless otherwise agreed by the parties meet at any place it considered appropriate for the consultation among its members for hearing witnesses, experts or parties for inspection of documents, goods or other properties। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो मतलब उसके पास वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, वो अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, अग्री करते हैं अगर पार्टीज तो वो क्या कर सकते हैं, वो मिल सकते हैं किसी भी एक ऐसी जगह पे, ठीक, जैसे कि उनके मेंबर्स को जो कंसल्ट करना हो किसी भी ऐसी जगह पे वो मिल सकते हैं। फॉर द विटनेसेस, हियरिंग ऑफ द विटनेसेस, दोनों विटनेस को सुनने के लिए, एक्सपर्ट्स जो भी हैं उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट एज अ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक, और द पार्टीज, और जो पार्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग भी, और द इंस्पेक्शन, और फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और गुड्स और अदर प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई एनी अदर प्लेस जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कंसल्ट करेंगे वहां पे इन सारे चीजों को लेकर, ठीक। तो ये सबसेक्शन 3 हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा जो कंडक्ट है वो है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जो कि सेक्शन 21 में बताते हैं कि कैसे जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। If the arbitration agreement does not mention the date of the commencement of the arbitral proceedings, मान लीजिए कि उन्होंने एग्रीमेंट बना लिया दोनों पार्टीज ने, लेकिन वहां पे डेट नहीं उन्होंने मेंशन किया कि कब हमारा जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कब स्टार्ट किया जाएगा, ये कमेंसमेंट में कब आएगा। Then the arbitral proceedings in respect of that dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the parties। तो अगर मान लीजिए डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट से के रिगार्डिंग, तो वो जो डिस्प्यूट होगा वो कब मतलब उसका कमेंसमेंट जो प्रोसीडिंग होगा उस डिस्प्यूट का कब स्टार्ट होगा, तो ये तब स्टार्ट होगा जबकि जो पिटिशनर है वो जो रिस्पोंडेंट को क्या करेगा, वो क्या रेफर करेगा, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है उसके जो भी मैटर्स हैं जो कि रेफर किए हैं आर्बिट्रेशन में, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा रिस्पोंडेंट को कि देखो अब हमारा जो मैटर है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में चला जा चुका है, सो यू नीड टू कम हियर, और यहाँ पे फिर हमारा जो डिस्प्यूट है उसे रिजोल्व किया जाएगा। तो ये तब से उसका जो डेट है वो डिसाइड किया जाएगा जब उसको जो पिटिशनर है वो रिक्वेस्ट भेज देगा रिस्पोंडेंट को, ठीक है, कि उसमें लिखा रहेगा कि हमारा जो डिस्प्यूट है मैंने क्या किया है, रेफर कर दिया है आर्बिट्रेशन के लिए, करेक्ट। तो ये पूरा सेक्शन 21 कहता है। अब आते हैं सेक्शन 22 में, दैट इज लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है। लैंग्वेज क्यों दिया गया है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कि पार्टीज जो होती हैं कोई अगर अदर स्टेट्स का है तो नहीं समझ पाती हैं, ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज भी बहुत ही मेन रोल जो है वो प्ले करता है पूरे प्रोसीडिंग्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
The language to be adopted by the arbitral tribunal for the arbitral proceeding shall be that which is agreed by the parties. First of all, यहाँ पे सब पार्टीज के ऊपर क्यों इतना एम्फेसिस डाले कि पार्टीज जैसा चाहे, पार्टीज जैसा चाहे, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन है उसका दो मेन प्रिंसिपल है हमारे, एक है क्या, पार्टीज ऑटोनॉमी, दूसरा है कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे पार्टी की ऑटोनॉमी होती है, पार्टीज आर इंडिपेंडेंट इनफ टू डिसाइड देयर एवरीथिंग। तो यहाँ पे इसलिए कहीं पे भी अगर आप सेक्शंस में देखेंगे कि पहले पार्टीज को ही बोला जाता है कि भाई आपको जैसा सही लगे, ठीक है, क्योंकि ये आपसी सहमति में रिजॉल्व करना है इस केस को, तो इस वजह से वो पार्टीज को ही सारा मतलब प्रिविलेज दे दी है कि भैया आपको जैसा सही लगता है आप उस हिसाब से पहले करिए। और जब आप वैसा नहीं कर पाते तब आता है रोल प्ले करने का किसका, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। ओके, तो पार्टीज को जैसा सही लगेगा वो क्या करेंगी, पहले लैंग्वेज डिसाइड करेंगी। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर वो एग्रीमेंट नहीं कर पा रही हैं, नहीं डिसाइड कर पा रही हैं, लैंग्वेज शैल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तब वो जो लैंग्वेज होगा वो डिसाइड किया जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज शुड बी सच विच द आर्बिट्रेटर कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे ये एक और लूप होल आ गया कि लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो कि आर्बिट्रेटर भी उससे समझ पाए। अगर वो ही नहीं समझ पाएगा तो डिसीजन कैसे देगा, कैसे वो पूरी प्रोसीडिंग को हैंडल करेगा, करेक्ट। तो इसीलिए लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो कि आर्बिट्रेटर को भी समझ आए। इफ एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर इन द लैंग्वेज विच द आर्बिट्रेटर डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर कोई ऐसा भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि आर्बिट्रेटर को समझ में ही नहीं आ रहा है जिस लैंग्वेज में लिखा है, देन सच एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसलेटेड इन द लैंग्वेज। तो वो जो एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा उस लैंग्वेज में एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। वो पार्टीज के एग्रीमेंट पे जब वो एग्री करेंगे कि हाँ आप इसको इसमें ट्रांसलेट कर दीजिए, या तो डिटरमाइन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, या तो जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है जिस लैंग्वेज में वो बोलेगा ट्रांसलेट करने के लिए, फिर वो ट्रांसलेट किया जाएगा। क्योंकि वो जो एविडेंटरी जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या है, इस डिस्प्यूट को पूरा रिजॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे कंडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और ये जो सारे कंडक्ट्स हैं ये अभी और आगे और भी हैं, 27 तक पूरा कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बताया गया है। तो आज हमने सिर्फ सेक्शन 22 तक किया है, और अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 27 तक उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। आई होप कि आपको ये सारे सेक्शंस जो हैं उनके मीनिंग जो है, उसका हम बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो एक थम्स अप जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।